नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता, जिसका नया नाम अब भारतीय न्याय संहिता है, उसका इंट्रोडक्शन या यूं कह लें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं अध्यायों के संबंध में, धाराओं के संबंध में, जो भी बदलाव हुए थे वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। इसी क्रम में पहले वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है। आप लोग पहले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भारतीय दंड संहिता का पूरा नाम था भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, और अब जो दंड संहिता लागू हुई है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि ये 2023 में बनी है और आईपीसी 1860 में बनी थी। आईपीसी में कुल 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थीं। वहीं बीएनएस यानी कि नई दंड संहिता में 19 अध्याय हैं और 356 धाराएं हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को हम संक्षिप्त में ये भी बता दें, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का जो पहला अध्याय था उसका नाम था प्रस्तावना। वहीं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है प्रारंभिक। बीएनएस की धारा 1 का नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। भारतीय दंड संहिता और बीएनएस के धारा 1 के संबंध में जो समानता है, यानी कि पुरानी आईपीसी और नई आईपीसी की धारा 1 में क्या समानता है उसके बारे में बताते हैं। पुरानी आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में धारा 1 का नाम था संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। वहीं नई आईपीसी यानी कि बीएनएस में पहली धारा का नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। बीएनएस में धारा 1 में कुल 6 उपधाराएं हैं और पुरानी आईपीसी के जो 5 सेक्शन थे उनको ही नई आईपीसी यानी कि बीएनएस में उपधाराएं बना करके जोड़ दिया गया है। यानी कि बीएनएस की धारा 1 में आईपीसी की 5 धाराओं को उपधारा बना करके जोड़ दिया है। तो ये 5 धाराएं सीधी सीधी कम होके धारा 1 बन गई नई आईपीसी में। ठीक है, बीएनएस की धारा 1 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। धारा 1 हमें बताती है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इस अधिनियम का, इसका विस्तार कहां पर होगा और इसका प्रारंभ कब से होगा, यानी कि ये कब से लागू होगी। उपधारा 1 कहती है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि पुरानी वाली आईपीसी में सेक्शन 1 था। ठीक है, इसके बाद उपधारा 2 इसके लागू होने के संबंध में बताते हुए कहती है कि बीएनएस तब लागू होगी जब केंद्र सरकार इसे गजट में प्रकाशित कराएगी। और ऐसा नहीं है कि सारे प्रावधान एक साथ लागू किए जाएंगे। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसके कुछ प्रावधान पहले लागू हो सकते हैं और कुछ बाद में, यानी कि थोड़े थोड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद उपधारा 3 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के प्रतिकूल कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये आईपीसी की धारा 2 थी जो इसमें उपधारा 3 बन गई है। इसमें साफ साफ कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करके या किसी कार्य का लोप करके अपराध करता है तो वह इसी दंड संहिता यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ही दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अब इसी सेक्शन में हम लोग क्षेत्राधिकार को भी समझ लेते हैं कि क्रिमिनल में कितने क्षेत्राधिकार होते हैं। क्रिमिनल के संबंध में 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला होता है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है, और दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार, जिसे पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। अब प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी अपराध भारत की सीमा के अंतर्गत घटित होता है तो उसमें न्यायालय अपराधी के नागरिकता के प्रश्न को क्वेश्चन नहीं करता, अपराधी की नागरिकता के बारे में नहीं सोचता कि वह किस देश का नागरिक है। बस ये देखता है कि उसने अपराध भारत की सीमा के अंदर किया है। ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और दूसरा होता है बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार।
वहीं व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति ने भारत की सीमा के अंदर कोई अपराध किया है तो वह चाहे किसी भी देश का नागरिक हो, उसे व्यक्तिगत रूप से उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। ये होता है व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार, क्योंकि आपने व्यक्तिगत रूप से उस अपराध को किया है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन क्षेत्राधिकारों से उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं? विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, दूसरे वे व्यक्ति हैं जो राज्य के उच्चाधिकारी हैं, और तीसरे हैं राजदूत और राजनयिक अभिकर्ता, चौथे हैं विदेशी शत्रु, और पांचवें हैं विदेशी सेना, छठवें हैं युद्धपोत, सातवें हैं निगम, इसके बाद आठवां है स्वामी के लिए सेवक द्वारा अपने प्रतिनिधाई दायित्व के अंतर्गत किया गया काम। इस प्रकार से इन 8 लोगों को क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद धारा 1 की उपधारा 4 आती है। उपधारा 4 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध भारत के बाहर किया गया है, किंतु अगर वह उसके भीतर यानी कि भारत के भीतर विधि के अंतर्गत विचारणीय है, तो ऐसा माना जाएगा मानो वह अपराध भारत में ही किया गया हो और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भारत में चलेगा। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 3 हुआ करती थी। अब बीएनएस की धारा 1 की उपधारा 4 है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आती है उपधारा 5। उपधारा 5 बताती है कि इस संहिता यानी कि बीएनएस के उपबंध किस किस पर लागू होंगे। इनमें पहले उस व्यक्ति पर जो भारत का नागरिक है, फिर वो चाहे किसी भी देश में रहा हो, कहीं पर भी उसने हत्या की है तो वह भारत में हत्या के लिए उत्तरदायी होगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा। चोरी किया होगा तो चोरी के लिए, जिस भी अपराध के लिए जो आईपीसी में यानी कि नई बीएनएस में बार बार आईपीसी आ जाता है, उसमें दर्ज है वह अपराध, उसकी जितनी सज़ा है तो उसको भारत में, चाहे उसने युगांडा में, अमेरिका में, अफ्रीका में कहीं भी अपराध किया है, तो भारत में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी अगर भारत का नागरिक है। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर अगर कोई अपराध किया जाता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने वह अपराध भारत में किया है और उसके खिलाफ भारत में ही मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरा, भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन पर अगर कोई हमला करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ भी भारत में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक स्पष्टीकरण है उपधारा 4 में जो बताता है कि अपराध शब्द के अंतर्गत ऐसा कार्य है जो बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है भारत के भीतर। ठीक है, तो ये जो उपधारा थी, उपधारा 5 धारा 1 की, ये भारतीय दंड संहिता में धारा 4 हुआ करती थी, अब नहीं है, यानी कि जब लागू हो जाएगा तब नहीं बचेगी। इसके बाद हमारी आती है उपधारा 6। उपधारा 6 बताती है कि भारत में कुछ विधियां ऐसी हैं जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत सरकार की सेना के अफसर, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक के द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह या अभित्यजन को दंडित करने वाली विधियां या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध, इन पर भारतीय दंड संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर लागू नहीं होगी आईपीसी, मार्शल लॉ और राज्यकृत यानी एक्ट ऑफ स्टेट या कोई स्थानीय विधियां। ठीक है, इन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। ये दोस्तों आईपीसी में धारा 5 हुआ करती थी, इसे उपधारा 6 बना दिया गया है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है आईपीसी से बीएनएस में। तो ये हमारी पहली धारा यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोगों का थोड़ा परिचय हो जाए तो अच्छा रहे, तो इसके संबंध में अभी तक हमें जो मैसेज प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे पहला मैसेज जो आया था वो है विनीत कुमार। विनीत कुमार लखीमपुर खीरी से बिलोंग करते हैं और इनका उद्देश्य है जज बनना। तो इससे साबित होता है कि ये लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी फ़ोटो तो हमें नहीं भेजी क्योंकि हमने कहा था व्हाट्सएप पे आप फ़ोटो भेज देना तो हम आपका फ़ोटो सहित परिचय करा देंगे सभी लोगों से, तो फ़ोटो तो इन्होंने भेजी नहीं है।
तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आगे से कोशिश करिए, जो भी अपना परिचय हमें देना चाहे वो अपना फ़ोटो सहित बताए। और हमने एक चीज़ और बोला था कि आप लोग एक संदेश भी भेजिए जो मेरे लिए भी हो और हमारे दर्शकों के लिए भी हो। तो विनीत जी ने वो तो नहीं भेजा, तो विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।